हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल मास साहब पर। आज फिर रोज़ की तरह अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं अपने रिलेटेड अपने साइंस से क्वेश्चन से जो हर फाइट करवाते हैं आपके कंपटीशन से एग्ज़ाम्स को। रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम्स में रेगुलर पूछे गए क्वेश्चनों में से आपकी फर्स्ट जो सीरीज है वो आप अपन देखते हैं आज। तो अपना जो पहला जो सीरीज है, पहला जो स्लाइड है वो है आपका ऑफिशियल मास साहब चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन नहीं प्रेस किया हो तो आप ज़रूर उसको अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है वो साइंस का सबसे भयंकर क्वेश्चन जो है वो ये है कि जनरली जो अपना मानव शरीर है उसमें अपन जानते हैं ये एक हड्डियों से बना हुआ होता है। तो अपन हड्डी से रिलेटेड मानव शरीर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन अपना बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ये अपन को बतानी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो हो सकती है कान की हड्डी, जांघ की हड्डी, सिर की हड्डी या रीढ़ की हड्डी। इनमें से कौन सी जो हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है ये अपन को बताना है। तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है कि जांघ की हड्डी जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसको अपन फीमर हड्डी बोलते हैं। फीमर हड्डी जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड है वो है इसी से रिलेटेड, पहले वाले से सबसे बड़ी हड्डी थी, इस बार क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिच हो सकती है क्या, या टिबुला हो सकती है, या फीमर हो सकती है, या टीबिया हो सकती है। चारों ऑप्शन ही अच्छे लग रहे हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए अच्छा रहता है वो बताना है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी रहने वाली है वो दोस्तों स्टेपिच रहने वाली है। स्टेपिच जो हड्डी है वो जनरली अपने कान के अंदर प्रेजेंट होती है। कान की जो सबसे छोटी, कान में जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है और उसका नाम क्या है, स्टेपिच नाम है उसका। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में है, ये भी हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। अपन ने सबसे बड़ी हड्डी की बात की, सबसे छोटी हड्डी की बात की, तो अब जो है वो अपन को ये बताना है कि मनुष्य के शरीर में सब कितनी हड्डियां होती है, टोटल हड्डियां कितनी होती है। तो जनरली याद रखे, ऑप्शन ए हो सकता है 200 हड्डियां होती है, ऑप्शन बी 315 हो सकती है, या ऑप्शन सी 206 हो सकती है, या ऑप्शन डी 108 हो सकती है। दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होने वाला है कि टोटल मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ये अलग अलग एज के अकॉर्डिंग, जैसे बचपन में हड्डियों का जो है वो समूह रहता है तो वो अलग होता है, तो इसमें 206 हड्डियां टोटल रहने वाली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो अपना है कि कौन सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है। जनरली अपन जानते हैं कि सूर्य एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जिससे अपन को बहुत सारी चीज़ें अपन को प्रोवाइड होती है। और मानव शरीर से रिलेटेड साइंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य से रिलेटेड तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, तो चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो विटामिन डी है। जनरली ये अपने हड्डियों के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और विटामिन डी है वो जो अपन को बाहर से भी दिया जाता है मेडिसिन के जरिए भी, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप सूर्य की किरणों से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, इसको रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी अगली स्लाइड जो रहने वाली है वो है शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है। जनरली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएच मान जो है वो दो चीज़ों के लिए बनाया जाता है, मेनली दो चीज़ों के लिए। पहला है अम्ल, अगर आपने एसिड का नाम सुना हो अम्ल, और दूसरा जो है वो आपका है क्षार जिसको अपन बेस बोलते हैं। एसिड और बेस के लिए ये दोनों चीज़ें लगती है। तो एसिड बेस के लिए पूछा गया है कि शरीर के रक्त का पीएच मान क्या होता है। जनरली अगर आप इसके लिए रिलेटेड अपन एक नया वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको क्लियर पीएच वैल्यू के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और अभी के लिए आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि एक स्केल होता है इस टाइप से, और इस स्केल में इस टाइप से लाइनिंग होती है जिसके अंदर ये 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक चलता है, और इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसका इसके पीएच वैल्यू 7 होती है।
और इसमें अपन को बताना होता है जनरली, देखो अगर अपन लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो pH का मान जो है, ये pH वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जो है हाईएस्ट pH वैल्यू रहने वाली है। तो pH वैल्यू जो है वो बाएं से दाएं की ओर जाने पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो जैसे जैसे अपन pH वैल्यू का मान बढ़ाते हैं, pH वैल्यू का मान बढ़ाता है, तो अम्ल की जो नेचर है वो कम होती है। और अगर pH वैल्यू का मान कम होता है तो अम्ल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। और क्वेश्चन अपन को अम्ल से रिलेटेड ही पूछ रहा है, क्योंकि pH वैल्यू अपन के पास में 8 तक हाईएस्ट है। दूसरा, अगर अपन यहीं पे इसका दूसरा आंसर देखें कि इससे pH वैल्यू अम्ल के बारे में पता चला है, इसी का जस्ट अपोजिट, अगर pH वैल्यू का मान बढ़ता है तो क्षार का मान जो है वो बढ़ जाता है। pH वैल्यू का मान बढ़ता है तो क्षार का मान ज़्यादा होगा, और अगर pH वैल्यू कम होती है तो क्षार का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है pH वैल्यू से रिलेटेड। एक बार फिर से बता रहा हूँ, pH वैल्यू जो है वो जनरली अम्ल दो चीज़ों के बारे में बताती है, एक अम्ल की मात्रा के लिए और दूसरी क्षार की मात्रा बेस के लिए। तो pH वैल्यू 0 से 14 अगर होती है, इसका मतलब बढ़ती है, तो pH वैल्यू के अकॉर्डिंग अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और क्षार की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, अगर pH वैल्यू 14 से 0 की ओर आती है तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और क्षार की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उल्टा है इसमें। तो अपने पास ऑप्शन है, पूछा क्वेश्चन ये है कि pH वैल्यू शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है। अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, उनकी सबकी pH वैल्यू अलग अलग होती है। तो अपनी बॉडी में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसकी pH वैल्यू क्या होती है, क्या ये अम्लीय होता है, खट्टा होता है, या फिर ये क्षार जो कड़वा होता है, दोनों में से किस टाइप का होता है। जनरली अपन ने टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन pH वैल्यू से अपन उसके अम्लीय खट्टेपन के लिए और क्षार जो है वो कड़वे के लिए बता सकते हैं। तो रक्त जो है उसकी pH वैल्यू का मान जो है वो जनरली अपन देखें तो 7.4 हो सकता है, या 6.4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 4 ऑप्शन अपने पास में है, और चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन जो है वो रहता है ये अपन को बताना है। तो इसके लिए अपना पहला ऑप्शन जो है वो 5 pH वैल्यू के लिए बोला है कि pH वैल्यू 5 हो सकती है, pH वैल्यू 8 हो सकती है, pH वैल्यू 6.4 हो सकती है, pH वैल्यू 7.4 हो सकती है। कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा कि रक्त जो होता है उसकी pH वैल्यू जो है वो 7.4 होती है। याद रखिए, जैसे अपन ने pH स्केल में, एक बार फिर से बता रहे हैं कि pH स्केल जो था अपना, उस pH स्केल के अंदर इस टाइप से एक स्केल होता है, ऐसे लाइन जाती है, 0 से 14 तक वैल्यू होती है, और यहाँ बीच में सेंटर में कौन होता है, 7 होता है। और अगर अपन बात करें बीच के सेंटर की, तो 7 से अगर pH वैल्यू कम होती है तब तो वो अम्ल होता है, क्योंकि pH वैल्यू कम हो रही है, और 7 से ज़्यादा जाओगे तो क्षार हो जाएगा। अम्ल का मतलब है खट्टा होना। अम्ल का मतलब क्या है बेटा? अरे अम्ल का मतलब क्या है बेटा? खट्टा होना। अम्ल का मतलब क्या रहेगा? खट्टा। और अगर क्षार की बात करेंगे तो कड़वा रहेगा। तो अपन ने आंसर दिया कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, pH वैल्यू 7 रहने वाली है। तो रक्त जो है वो, अगर अपन स्वाद की बात करें या टेस्ट की बात करें, तो इसका टेस्ट कैसा रहेगा? क्षारीय रहेगा, कड़वा रहेगा, इतना ज़्यादा खट्टा नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो अपना रहने वाला है कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, कंपटीशन को फाइट करने वाले क्वेश्चंस की स्टडी करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त जो है वो जनरली अपन को लाल रंग का दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है रंजक। रंजक का मतलब होता है बेटा कलर, कि कलर जो है उस कलर के कारण होता है, लाल रंग का कोई कलर मिला हुआ हो। या फिर हीलियम। हीलियम जनरली एक गैस होती है। हीलियम क्या होती है बेटा?
हीलियम जो है वो एक गैस होती है, तो ये पूछ रहा है कि रक्त का जो कलर है वो क्या लाल रंग के कारण होता है, या फिर कोई हीलियम जैसी गैस मिली हुई हो इसके कारण होता है, या फिर कार्बन, कार्बन जनरली अपन कोयले को बोल सकते हैं तो कार्बन के कारण होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। जनरली अपनी बॉडी के अंदर अपन जानते हैं, अपन टेस्ट करवाते हैं HB, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन कितना है इसका अपन टेस्ट करवाते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर लाल रंग रक्त का किस कारण होता है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन रंजक, हीलियम, कार्बन और हीमोग्लोबिन में से आंसर नंबर डी रहेगा, हीमोग्लोबिन HB के कारण ऐसा होता है। दोस्तों अपन ने पहले हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, इस बार रक्त से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो भी जो है रक्त से रिलेटेड है। रक्त जो है अपनी बॉडी के अंदर जो अपन जनरली बात करें कि अपनी बॉडी के अंदर जो खून है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। तो अपन का इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है अगला अपना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। परिवहन का मतलब होता है बेटा संचरण, संचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अपनी बॉडी में अपन जानते हैं कि जब भी अपन श्वास लेते हैं या श्वसन क्रिया करते हैं तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है वो बाहर आती है। तो शरीर में ऑक्सीजन अगर अंदर गई है तो उसका क्या होता है, उसका संचरण होता है बेटा। क्या होता है बेटा, संचरण होता है। संचरण से क्या होगा, वो अपनी बॉडी में यूज होगी। तो उस बॉडी को अपने जो ऑक्सीजन अपन ने लिया है उस ऑक्सीजन को संचरण कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन काम करता है। क्या अपनी बॉडी में प्रेजेंट होने वाला कार्बन काम करता है, या फिर शर्करा जो मीठा पदार्थ होता है उसको, या फिर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अभी अपन ने पीछे डिस्कशन किया था कि ये जो खून होता है, रक्त जो होता है, रुधिर जो होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन HB प्रेजेंट होता है। तो उसका काम क्या है। और चौथा ऑप्शन जो है वो है इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, सब लोग इसका आंसर दे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो भाई साहब हीमोग्लोबिन रहने वाला है। और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में HB लिखते हैं। HB हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी बॉडी में अपने शरीर में जाने वाली ऑक्सीजन को अपने शरीर में संचरित करता है और वहाँ से वापस रिटर्न जब ऑक्सीजन काम में ले जाती है तो अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है और CO2 गैस को वापस बाहर निकालकर श्वास फेफड़ों तक लाकर उसको वापस शरीर से बाहर निकालने के काम में भी हीमोग्लोबिन ही काम करता है। तो जनरली इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो क्या आंसर रहने वाला है, हीमोग्लोबिन। कि ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन करता है। अगर इसी में अगर गैसेज का या फिर CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर संचरण पूछता तब भी अपन हीमोग्लोबिन बताते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आपकी स्लाइड पे है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। अपन देखिए अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर जो है वो फेफड़े होते हैं और उन फेफड़े जो है वो एक गुब्बारे की तरह होते हैं। तो उनको अपनी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए अपनी बॉडी के अंदर पसलियाँ होती है और ये जनरली उन फेफड़ों के जस्ट ऊपर की ओर होती है। उनका काम ये होता है कि वो लंग्स को जो है वो जो फेफड़े हैं उनको प्रोटेक्शन करे, उनको सुरक्षित रखे। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो पसलियाँ होती है ये मैंने बताया कहाँ लोकेटेड होती है, अपने गुर्दे अपने जो फेफड़े हैं उनके ऊपर होती है और इनका काम क्या है, सुरक्षित रखना फेफड़ों को। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पसलियाँ है ये कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आप जनरली अपने लंग्स की ओर अपने फेफड़ों पे अगर हाथ रखें तो एक तरफ लेफ्ट साइड और एक तरफ राइट साइड दोनों तरफ पसलियाँ जा रही है और बीच में एक बड़ी सी हड्डी हार्ड वो जा रही है। तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो है वो दोनों साइड के फेफड़ों को प्रोटेक्शन करती है। उन दोनों साइड के फेफड़ों को प्रोटेक्शन करने वाली टोटल पसलियाँ कितनी है ये बता रहा है।
तो मैं आपको बता दूं, एक साइड के अंदर ऑप्शन देखते हैं पहले अपन। अपना ऑप्शन जो रहने वाला है, ऑप्शन है क्या 8 होती है, ऑप्शन नंबर बी 13 3 रहती है, या 12 रहती है, या 96 8 33 12 या 96। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पसलियों की संख्या के लिए सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोनों तरफ जो, अगर एक तरफ की अगर अपन बात करें लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, तो अपने लेफ़्ट साइड में जो है वो 12 रहती है और राइट साइड में भी 12 रहती है। तो ऑप्शन में अगर टोटल पूछता तब तो 24 आंसर होता, और अगर पेयर में पूछा है तो 12 जोड़ी अपन बोल सकते हैं कि पसलियों की रहती है। तो बताओ आंसर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी में, और अगर टोटल पूछता तो 24 बताते अपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो रहने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ग्रीष्म काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस कारण से दिखाई देती है? जनरली अपन कभी भी बाहर ट्रेवल करते तो अपन को सड़क पे या ऐसी जगह पे इस टाइप का मरीचिका जो अपन को पानी की तरह दिखाई देती है। अपन देखते हैं किसी भी छांव वाली जगह पे, रोड पे अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो अपन को रोड पे ऐसे दिखाई देता है कि आगे कुछ पानी है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नहीं मिलता है। इस घटना को मरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मरीचिका। तो पूछा जाता है कि गर्मियों में मरीचिका किसके कारण दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। और ये क्वेश्चन जो है वो अपने भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। कौन सी क्वेश्चन का बेटा? भौतिक विज्ञान का। और भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा किस कारण से दिखाई देता है, मरीचिका किस कारण से दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही रहने वाला है बेटा। क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें क्वेश्चन है प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। देखो प्रकाश का ऑक्सीकरण होता है, ये अपना रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान लगाना है। आंसर बहुत सरल है इसका कि प्रकाश ऑक्सीकरण, जनरली इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। और ऑप्शन है अपना प्रकाश ऑक्सीकरण प्रकाश के द्वारा होता है, ऊष्मा के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है, या उत्प्रेरक के द्वारा होता है। कौन सा आंसर यहाँ सही रहने वाला है? तो याद रखिए दोस्तों, प्रकाश के द्वारा प्रकाश ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश के द्वारा क्या होता है? प्रकाश ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन जुड़ जाती है एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से। पहले वो ब्रेक होती है, पहले वो टूटती है और फिर वो जुड़ जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण होता है प्रकाश के द्वारा। तो सही आंसर क्या रहा बेटा अपना? प्रकाश द्वारा ऑक्सीकरण होता है प्रकाश का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि प्रकाश ऑक्सीकरण, ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है अवतल लेंस। लेंस अपन जानते हैं अपन कांच से बनता है, और अवतल लेंस जो है वो हमेशा किस टाइप का प्रतिबिंब बनाता है बेटा? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 है वास्तविक और सीधा बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और अधोशीर्षी बनाता है, या फिर इनमें से किसी टाइप का वो नहीं बनाता है। जनरली कोई भी लेंस जो है वो प्रतिबिंब बनाता है, उसकी फ़ोटो बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही रहेगा? तो अपना बी ऑप्शन जो है वो सही रहने वाला है। अवतल लेंस हमेशा किस टाइप का प्रतिबिंब बनाता है बेटा? आभासी बनाता है, काल्पनिक बनाता है, और कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा, उल्टा नहीं बनाएगा। तो नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म किस कारण होते हैं? कुछ मकान जैसे अपन देखते हैं पुराने भवन जो है वो कच्ची मिट्टी से ही बने हुए होते हैं, तो उनमें ना तो गर्मी लगती है और ना ही ठंड लगती है सर्दियों में। तो ऐसा क्यों होता है जबकि आज जो है वो ईंटों से पक्के मकान बनाए जाते हैं? ऐसा किस कारण से होता है? ईंटों के पक्के मकानों में ऐसा नहीं होता, जबकि किस में हो रहा है? यहाँ पे जो कच्ची मिट्टी के मकान बनते थे। ऐसा किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है। चालक का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या पास कर देना। अगला ऑप्शन है कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। जो तीसरा ऑप्शन है अपना कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी है।
और चौथा ऑप्शन जो है वो है जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही रहने वाला है? यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही रहने वाला है कि कच्ची मिट्टी के जो मकान बनते हैं उनमें जो कच्ची मिट्टी होती है वो बुरी चालक होती है, जिसके कारण अगर अपन बात करें ठंडे रहने वाली शीतकाल में तो बाहर की जो ठंड है उसको वो अंदर नहीं जाने देती है, और अगर गर्मियों की बात करें तो बाहर की गर्मी को वो कमरे के अंदर नहीं जाने देगी। इस कारण से वो बुरी चालक हो चुकी है। नेक्स्ट अगली जो स्लाइड है वो अपना है रेफ्रिजरेटर। जनरली फ्रिज को बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर को अपन देखते हैं ठंडे रखने में काम में आता है, और जो चीज़ें होती है उनको अपन रखते हैं उसके अंदर। तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाता है। क्यों बचाता है? उसका ऑप्शन नंबर पहला है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। अगला ऑप्शन है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है कि उसमें रोगाणु ही नहीं छोड़ेगा, ऐसा कर देता है। दोस्तों कौन सा आंसर इसमें सही बैठने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ये न्यून ताप पर जीवाणु और फफूंदी को निष्क्रिय कर देता है, वो काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट अगला जो अपनी स्लाइड रहने वाली है वो है कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है ठोस NaCl बिजली के बुरे चालक होते हैं। क्यों होते हैं? ऑप्शन पहला है रसायन विज्ञान का क्वेश्चन, ठोस NaCl में आयन नहीं होते हैं। ठोस NaCl सहसंयोजक होते हैं। ठोस NaCl के में आयनों का वेग नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है ठोस NaCl में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही रहेगा, ठोस NaCl में आयनों का वेग नहीं होता है, इस कारण से वो बिजली के क्या होते हैं? बुरे चालक होते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपना कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है अम्लीय वर्षा का pH मान। पहले बात तो क्वेश्चन ही आंसर दे रहा है अम्लीय, और अभी पीछे अपन ने क्वेश्चन देखा था कि अम्लीय कब होता है pH मान? जब pH वैल्यू 7 से कम होगी। और क्षार कब होगा? जब pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है अम्लीय, तो ऑप्शन है 5.6 से कम, 5.6 से ज़्यादा, 7 के बराबर या 7 से अधिक। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही रहने वाला है कि अम्लीय वर्षा का pH मान जनरली 5.6 से कम रहेगा। और आज की अपनी लास्ट स्लाइड थी। अब तब तक के लिए आप सभी का मासाप चैनल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, आप सभी को थैंक्स करता है, ताकि आप अपने YouTube चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस की तैयारी करते रहे और अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को फाइट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।